बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन को लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक नंबर है 2.3 प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। याद रहे ये टॉपिक लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट हमारे पास दो तरह के, नंबर 1 स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट, नंबर 2 वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये दोनों टॉपिक आप अलग अलग लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे। पेपर में एक ही लॉन्ग में ये दोनों नहीं आएंगे, बल्कि या तो आपके पेपर में लॉन्ग ये आएगा या फिर ये आएगा, दोनों हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की इस वीडियो में हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिस तरह मैं ये टॉपिक आपको समझाने जा रहा हूं, लिख के दूंगा, इसी तरह टॉपिक को पहले समझ लें, फिर नोट कर लीजिएगा, फिर पेपर में लिख के आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। स्टार्ट करते हैं जी स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कहता है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट्स इन अ स्केलर क्वांटिटी देन इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। कि अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट इस तरह से लें कि उसका रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी में आए तो ये प्रोडक्ट कहलाएगा स्केलर प्रोडक्ट। अभी हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि दो वेक्टर्स का अगर आप प्रोडक्ट इस तरह से लें कि उसका रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी में आए तो ये प्रोडक्ट कहलाएगा स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट का सिंबल होगा इस तरह से, ये है डॉट प्रोडक्ट का सिंबल। ठीक है जी। तो अब हम लेट करते हैं जी, हमारे पास दो वेक्टर्स है ए एंड बी, तो उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, देखते हैं कि रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी में आता है कि नहीं। तो ए एंड बी दो वेक्टर्स है हमारे पास। ये है जी हमारे पास वेक्टर ए और ये है जी इसका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ। तो ये देखें, दो वेक्टर्स कंसीडर किए ए एंड बी, उनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो इनके बीच में ये डॉट आ गया। इज इक्वल टू, तो इन दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो होगा इक्वल टू ए बी कोस ऑफ थीटा। इसको रट्टा लगा ले, यानी कि एक तरह से ये कहें कि डॉट को खत्म करके ना हमने यहां पे क्या यूज किया बेटे, कोस ऑफ थीटा। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब देखें, ये जो ए बी कोस ऑफ थीटा है ना, ये सारी चीज जो आपको नजर आ रही है ये वाली, ये सारी चीज बेटे, ये सारी चीज क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये सारी चीज क्या है, मैग्नीट्यूड। अब ऊपर डेफिनेशन में हम क्या कह के आ रहे हैं कि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट इस तरह से लें कि रिजल्ट क्या है, स्केलर क्वांटिटी में, तो फिर ये प्रोडक्ट कहलाएगा डॉट प्रोडक्ट। तो फिर ये देखें, दो वेक्टर्स कंसीडर किए थे ना ए एंड बी, तो उनका डॉट प्रोडक्ट लिया, रिजल्ट आना चाहिए स्केलर क्वांटिटी में, तो ये सारी की सारी क्या है, मैग्नीट्यूड। तो ये रिजल्ट है, तो ये स्केलर क्वांटिटी में आ रहा है, तो इसीलिए ये प्रोडक्ट क्या कहलाएगा बेटे, डॉट प्रोडक्ट। तो इसका मतलब आपने सही लिया डॉट प्रोडक्ट। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अलग अलग अगर आप मेंशन करना चाहें, क्योंकि लॉन्ग आएगा, तो फिर आप इसी तरह से लिखेंगे, थ्योरी ऐड करेंगे, तो वो आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं, जैसे बुक कर रही है कि वेयर ए एंड बी। अब देखें ए और बी यहां पे खाली है, इनके ऊपर एरो भी पुट नहीं किया हुआ और इनको बोल्ड भी नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब मैं इस ए बी की बात कर रहा हूं, ये मैग्नीट्यूड है ना। तो ये देखें, वेयर ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी, यानी कि ये चीज वेक्टर ए और बी की मैग्नीट्यूड है, तो मैंने मेंशन कर दी। एंड थीटा, ये थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, ये जो थीटा है ये एंगल है बिटवीन देम, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बिटवीन जो एंगल है वो क्या है बेटे, थीटा। तो इस तरह ये चीज आप मेंशन कर देंगे। लो जी, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस इस फार्मूले को नहीं भूलना कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। जब भी आपसे पूछा जाए ए डॉट बी किसके इक्वल है, तो आप कहेंगे ए बी कॉस ऑफ थीटा के इक्वल। अब है जी नेक्स्ट हेडिंग फिजिकल इंटरप्रिटेशन। बुक की हेडिंग है, तो इसमें फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। ये जी हम कंसीडर करते हैं दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी। अब इन दोनों को आप इस तरह से ऐड करें कि खास एंगल थीटा पे इनकी टेल से टेल मिल जाए। तो हम इन दोनों वेक्टर्स को ना ऐड करते हैं। इस वेक्टर ए पे देखें, बी को हमने ऐड किया, टेल इसकी टेल पे ऐड हो गई, तो इनके बीच यहां पे एंगल बनेगा एक खास एंगल जिसे कहेंगे थीटा। याद रहे बेटे, गौर से सुनिएगा, इनके बिटवीन ये एंगल भी बन रहा है, ये देखें, ये बाहर वाला एंगल भी तो बन सकता है, लेकिन ये एंगल आप यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये लार्ज एंगल है। ठीक है, इससे कैलकुलेशन और मुश्किल हो जाएगी। हम वो एंगल यूज करेंगे जो स्मॉल एंगल होगा। तो ये देखें, ये स्मॉल एंगल है, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इजी हो जाएगी, इसीलिए हम स्मॉल एंगल यूज करेंगे। तो दोनों वेक्टर्स के देखें, यहाँ पे टेल ऐड होगी, उनके बीच एंगल बन रहा है थीटा। अब हम इसमें करना क्या चाह रहे हैं, तो आसान, इसका मतलब ये याद रखें कि हम ना एक दफा वेक्टर ए के कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे, यानी कि ए का प्रोजेक्शन बी पे ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि ए डॉट बी में कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा। फिर इसी तरह से वेक्टर बी का भी ए के ऊपर प्रोजेक्शन ड्रॉ करके देखेंगे या कंपोनेंट ड्रॉ करके देखेंगे कि क्या ए डॉट बी के रिजल्ट पे कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा। यही चीज सिर्फ हम चेक करना चाह रहे हैं। ये आसान मतलब, इस तरह आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना कि भाई इस काम में हम करना क्या जा रहे हैं।
क्यों ये छेड़ पंगा कर रहे हैं, जबकि रिजल्ट तो हमारे पास आ चुका है कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा के, लेकिन चेक करना पड़ेगा। तो अब देखें जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स को जब आपने यहां पे ऐड किया कि टेल से टेल ऐड की, तो इसका मतलब इन दोनों को आपने प्लेन में ड्रॉ किया होगा। तो सर जी यहां पे तो आपने कोई एक्स वाई प्लेन ड्रॉ नहीं की बेटे, ये जो आपके पास बोर्ड है ना ये टू प्लेन ही है, तो आपका जो कॉपी का पेज है ये टू प्लेन है, तो उसके ऊपर आपको अलग से फिर एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये बोर्ड आपके पास प्लेन है, तो इसीलिए मैंने इस प्लेन के ऊपर ही इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दिया। क्लियर जी। अब हम वेक्टर बी के दो कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्रोजेक्शन क्या होते हैं, ये आपको प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में पढ़ा के आ रहा हूं, आपको पता है, इसलिए यहां पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे। तो पहले ना हम इस बी के दो कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं। तो इस बी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा अलोंग वाई एक्सिस, ये आ गया, एक होगा अलोंग एक्स एक्सिस, ये आ गया। ठीक है जी। अब बेटे इसका नाम क्या होगा, एंगल के सामने जो भी होगा उसके साथ साइन थीटा यूज करेंगे। एंगल के सामने क्या आएगा बेटे, साइन, ये पीछे पढ़ा के आया हूं। तो ये कंपोनेंट होगा बी साइन ऑफ थीटा, और ये कंपोनेंट क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग हम कोस यूज करते हैं, कोस, और यूनिट डायरेक्शन क्या लेते हैं, आई कैप, याद है ना। तो बस फिर यहां पे याद रखिएगा कि जो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आ रहा है वो कौन सा होगा, बी कोस थीटा। क्लियर है जी यहां तक। अब हमारे लिए इन दोनों कंपोनेंट में से यूजफुल कंपोनेंट कौन सा होगा, इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा होगा, तो फिर याद रख लें जब भी आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे होंगे ना, तो आपके लिए एक वेक्टर का वो कंपोनेंट इफेक्टिव होगा जो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग होगा, वो कंपोनेंट इफेक्टिव होगा, उसकी वजह से हमारा रिजल्ट आएगा। तो फिर इसका मतलब यहां पे देखें ये है दूसरा वेक्टर, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग बी का कौन सा कंपोनेंट है, ये वाला, तो ये इफेक्टिव कंपोनेंट है, ये वाला नहीं है, तो इसका मतलब इसको तो हमने यूज ही नहीं करना, इसकी वजह से रिजल्ट आएगा क्योंकि ये इफेक्टिव कंपोनेंट है। तो अब इसको किस तरह से लिखें, देखें ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, क्योंकि देखें ना इस साइड पे तो मैग्नीट्यूड आती है सारी, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू, इस बात को पहले वर्डिंग में लिखें, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी मतलब वेक्टर बी का वो प्रोजेक्शन जो ए के ऊपर है वो लेना है, तो बी का वो प्रोजेक्शन जो ए के ऊपर है वो लेना है। पहले इस तरह वर्डिंग में लिख दें, फिर इस चीज को मजीद वर्डिंग में क्लियर कर दें कि इस बात का मतलब क्या है। इस बात का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर बी का वो कंपोनेंट जिसकी आपने मैग्नीट्यूड लेनी है, और वो कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए की डायरेक्शन के अलोंग हो, वेक्टर ए की डायरेक्शन के अलोंग जो वेक्टर बी का कंपोनेंट होगा उसकी मैग्नीट्यूड लेनी है, यह है इस बात का मतलब। तो बेटे फिर इसका मतलब वो मैग्नीट्यूड तो बनती है सिर्फ और सिर्फ ये वाली, तो यही हमने लेनी है। डायरेक्ट भी ले सकते थे, लेकिन इस तरह वर्डिंग में मेंशन करेंगे तो यही तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है कि देखें ए डॉट बी इज इक्वल टू द वेक्टर द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। यही डेफिनेशन तो बनती है फिजिकल इंटरप्रिटेशन की, तो इस तरह से आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे मैथमेटिकल लिख देते हैं कि ये वाला ए आ जाएगा पहले बेटे, फिर ए इनटू, इस सारी बात का मतलब क्या है कि भाई ए के अलोंग वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वो कंपोनेंट जिसकी मैग्नीट्यूड लेनी है वो तो ये बनती है, तो ये आ गया जी बी कोस ऑफ थीटा। लो जी, अब आप इसको देखें सिंपल मल्टीप्लीकेशन है तो इकट्ठा भी लिख सकते हैं, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बन जाएगा जी ए बी कोस थीटा, ये बन गई बेटे इक्वेशन नंबर 2। अब देखें इस तरह प्रोजेक्शन अगर हम बी के ड्रॉ करें तो रिजल्ट पे ए डॉट बी के रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आंसर आ रहा है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। लेकिन अब दूसरा काम भी करके देख लेते हैं कि अगर हम ए के प्रोजेक्शन ड्रॉ करें या ए का प्रोजेक्शन अगर बी पे ड्रॉ करें तब क्या कोई फर्क तो नहीं पड़ जाएगा, तो वो चीज भी चेक कर लेते हैं। देखें दोबारा वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, सही है, टेल ऐड है, इनके बीच यहाँ पे एंगल बनेगा जी थीटा, एक खास एंगल थीटा पे तो इनको हमने ऐड किया ना, टेल से टेल मिलाइए। अब बेटे ए के प्रोजेक्शन ड्रॉ करें कंपोनेंट्स, तो एक कंपोनेंट बनेगा जी ए का ये वाला और एक बनेगा ये वाला, सही है ना, इस तरह से आपने कंपोनेंट ड्रॉ कर देने। अब इसका नाम क्या होगा और इसका नाम क्या होगा, बच्चों को समझ नहीं आती, याद रखिएगा एंगल के सामने वाला क्या होगा, साइन, तो ये आ गया जी ए साइन थीटा, और ये वाला आ जाएगा जो कि बी के ऊपर है, ये होगा ए कोस थीटा। है कोई मुश्किल काम नहीं। अब इन दोनों कंपोनेंट में से कौन सा इफेक्टिव कंपोनेंट है, जो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग होगा, तो ए का वो कंपोनेंट जो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग हो वो बनता है ये, देखें ए कोस ऑफ थीटा जो है वो बी की डायरेक्शन के अलोंग है, तो ये वाला इफेक्टिव कंपोनेंट है, तो ये यूजफुल कंपोनेंट होगा, इसको हम यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो अब देखें दोबारा वही चीज
बी डॉट ए, अब क्या आएगा बी डॉट ए, तो बी डॉट ए इज इक्वल टू, पहले बेटे बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि बी को तो हम वैसे का वैसे ले रहे हैं ना, तो उसका मैग्नीट्यूड आएगा, ए के कंपोनेंट ड्रॉ किए हैं इसलिए यहां पे आएगा बी डॉट ए, तो बी डॉट ए इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड इनटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, भाई ए का वो प्रोजेक्शन जो बी के ऊपर हो वो लेना है, तो पहले लिख दिया, फिर इस बात को जरा मजीद वाजे करके लिख दें कि ये बी एज इट इज, इस बात का मतलब है मैग्नीट्यूड लेनी है उस कंपोनेंट की जो के दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग होगा, तो देखें ए का वो कंपोनेंट लेना है, उसकी मैग्नीट्यूड लेनी है जो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग हो, वो तो ये बनती है, तो पहले लिख दें फिर नीचे आप यहां पे मैथमेटिकल स्टार्ट कर दें, ये बी आ जाएगा, आगे क्या है मैग्नीट्यूड ए कॉस ऑफ थीटा, ये है ए वेक्टर के कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड जो कि बी की डायरेक्शन के अलोंग है, तो इसको ले लें यहां पे, ये आ जाएगा जी ए कोस थीटा, इस तरह से। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अब तरतीब से लिख दें, ये आ जाएगा ए बी कोस थीटा। लो जी आपके पास आ गई क्वेश्चन नंबर 3। तो अब देखें, चाहे आप ए डॉट बी लें यानी कि बी के प्रोजेक्शन ड्रॉ करें, चाहे आप ए के करें, ए बी डॉट ए ले, तब भी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आता, रिजल्ट क्या आता है सेम। देखें क्वेश्चन 2 में भी और क्वेश्चन 3 में भी, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो साबित हो गया कि जो प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट, उसमें ए डॉट बी जो है ये बराबर है बी डॉट ए के, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। वैसे आगे कैरेक्टरिस्टिक्स भी आएगी, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक यही होगी। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे हम एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि जो इफेक्टिव कंपोनेंट हम यूज कर रहे थे इसका फायदा क्या है, क्यों हम इसको यूज कर रहे थे, ये आपको यहाँ पे डेली लाइफ की एग्जांपल में समझ आ जाएगी, और फिर आपसे अलग से शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि डॉट प्रोडक्ट की कोई सी 2 या 3 एग्जांपल डिस्कस करें। तो उसमें पहली एग्जांपल बुक ये दे रही है वर्क डन की, देखिए पहले इसकी डायग्राम समझते हैं, सेम यही वाली चीज है, देखिए ये वेक्टर डी आ गया और ये वेक्टर एफ आ गया, लेकिन यहाँ पे डेली लाइफ में ये एग्जांपल आप सेट कर सकते हैं, जैसे आपको बचपन में याद हो कि हमारे पास एक धागा होता था थ्रेड, और उसको ना हम एक जीप के आगे जो हुक होता था, 10-10 20-20 रुपए के खिलौने मिलते थे ना प्लास्टिक के, उनके आगे हुक लगा होता था, वहां से धागे को अटैच करके इस तरह खींचते थे, टीट, याद है ना। तो ट्रैक्टर होता था, उसके बाद जीप या कार, कुछ भी कोई भी खिलौना हो सकता था। तो अब जैसे आप देखें ये फोर्स लगा रहे हैं इनक्लाइंड, तो क्या वो कार ऐसे उठ के ऊपर आती थी, नहीं ना, बल्कि वो उस फ्लोर पे ऐसे चलती थी आगे की तरफ। तो इसका मतलब वो जो फोर्स आप लगा रहे हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, आधा हिस्सा ये उसको खींचने में और आधा इसको आगे मूव करवाने में लग रहा है। तो यही चीज यहां पे देखें, ये फोर्स इंक्लाइन लग रही है ना इस बॉडी को खींचने में, तो इसका मतलब ये फोर्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, एक तरह से कंपोनेंट्स कह लें, एक है जी ये वाला वर्टिकल, और एक होगा इसको आगे मूव कराने में अलोंग एक्स एक्सिस, या कह लें इन द डायरेक्शन ऑफ डी। ये 2 कंपोनेंट्स आ गए फोर्स के। अब ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, क्योंकि फोर्स देखें किसी खास एंगल थीटा पे लग रही है ना, तो ये एंगल बन रहा है थीटा, तो थीटा के सामने वाला होता है साइन, तो ये कंपोनेंट आ जाएगा एफ साइन थीटा, फोर्स ही तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, और ये वाला कंपोनेंट होगा एफ कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है जी यहां तक। अब इन दोनों कंपोनेंट में से कौन सा इफेक्टिव कंपोनेंट है जिसकी वजह से वाकई वर्क हो, तो वो होगा ये वाला इफेक्टिव कंपोनेंट, ये क्योंकि डी की डायरेक्शन के अलोंग है। तो डॉट प्रोडक्ट में याद रख ले, वो कंपोनेंट इफेक्टिव कंपोनेंट होगा, उसकी कदर होगी, वो अहम होगा जो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग होगा, उसी की वजह से तो रिजल्ट आएगा, सही है ना। तो अब देखें एफ कॉस ऑफ थीटा इनटू डी, ये करेंगे तो आपके पास वर्क का फार्मूला बन जाएगा। तो यही बिल्कुल इसी तरह से ये चीज आप मेंशन करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। भाई फोर्स का वो कंपोनेंट, इन दोनों में से वो कंपोनेंट इफेक्टिव होगा जो डी की डायरेक्शन में होगा, तो डी की डायरेक्शन में ये वाला कंपोनेंट है, तो ये हमारे लिए क्या है, इफेक्टिव कंपोनेंट है। मल्टीप्लाई, आगे क्या लेंगे बेटे, डिस्टेंस मूव, ये जो डिस्टेंस है वो लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, इसलिए वर्ड यूज किया जा रहा है डिस्टेंस। तो फिर लिखें वर्क इज इक्वल टू इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो क्या बनता है, एफ कोस ऑफ थीटा, तो यहां लिख दें एफ कोस थीटा इनटू बेटे डिस्टेंस, डिस्टेंस ये एरो हट जाएगा तो मैग्नीट्यूड बच जाएगी, उसको डिस्टेंस कहेंगे, चाहे डी लिखे चाहे एस लिखे, एरो पुट करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। अभी देखें एरो पुट नहीं किया तो इसका मतलब ये डी डिस्टेंस है, चाहे डी लिखे चाहे एस लिखे, ठीक है जी। तो अब आप इसको तरतीब से लिख लें क्योंकि सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, तो ये बन जाएगा एफ डी कोस ऑफ थीटा। लो जी ये आपके पास रिजल्ट आ गया, वर्क इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। उसने कहा था डॉट प्रोडक्ट की कोई एग्जांपल दें,
तो यही चीज डॉट में कन्वर्ट कर ले। कॉस को खत्म करके डॉट लगा देंगे। देखें, डॉट को खत्म करके हमने कॉस यूज किया था ना, तो कॉस खत्म करके आप डॉट लगा सकते हैं ना, तो यहां से कॉस खत्म कर दें तो ये चीज बन जाएगी वर्क इज इक्वल टू, कॉस खत्म कर दें डॉट लेके, तो एफ डॉट डी। लो जी, अब दोबारा डॉट को खत्म करेंगे तो ये बन जाएगा एफ डी कोस थीटा। तो अब देखें, ये एक पहली एग्जांपल सेट होगी। उसने कहा था दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की कोई एग्जांपल दें, तो पहले एग्जांपल यही है। देखें, दो वेक्टर्स ही तो हैं। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? स्केलर। दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट ले तो रिजल्ट स्केलर आना चाहिए। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें तो रिजल्ट स्केलर आना चाहिए। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले तो रिजल्ट स्केलर आना चाहिए। तो वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अब पता चला, पीछे पढ़ के आए थे ना 9th में कि ये वर्क स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन पता नहीं था कि क्यों है स्केलर क्वांटिटी। तो अब याद रख ले, क्योंकि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जब भी लेंगे रिजल्ट स्केलर आएगा। बस ये जहन में बिठा ले, ठीक है। तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। लो जी, टॉपिक खत्म हो चुका है, ठीक है। कोई एक और एग्जांपल मेंशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं कि कोई से ऐसे दो वेक्टर्स ढूंढे जिनका डॉट प्रोडक्ट ले तो रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी में है। सोचें जी, जिस तरह से ये एक एग्जांपल है पहली, इस तरह से कोई दूसरी एग्जांपल सोचें। सोचें बेटे सोचें। वो है जी पावर की, ठीक है ना। पावर भी स्केलर क्वांटिटी होती है ना। पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी, फोर्स, और यहां पे क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो रिजल्ट स्केलर आएगा। तो पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह एक और एग्जांपल भी मेंशन कर लें, क्योंकि पेपर में वो दो या कह सकता है या तीन कह सकता है। वो है जी एनर्जी। जैसे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप पढ़ के आ रहे हैं क्लास 9th में, वो होता है बेटे हाफ एम वी का स्क्वायर। अब इसमें ना इस वी को कैसे लिखना है? हाफ एम इंटू वी डॉट वी, इस तरह से लिखना है। अब देखें, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर भी बन जाएगा, वही चीज बन जाएगी। लेकिन इस चीज को जब आप ऐसे लिखेंगे तो अब ये v डॉट वी है, v डॉट वी, यानी कि वेलोसिटी का वेलोसिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है। तो रिजल्ट क्या आएगा? स्केलर। तो वो देखें, यहां पे आपको स्केलर ही नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से यह चीज भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल ये होगी, एक एग्जांपल ये होगी, और एक ये होगी। तो इस तरह बेटे आपने याद रखना है। अब जी स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से एमसीक्यू भी आ सकता है, और याद रहे लॉन्ग में ये कैरेक्टरिस्टिक्स अलग से भी पूछी जा सकती है। वो कह सकता है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, तो फिर आपको जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ही बतानी होगी, फिर स्टार्ट वाला नहीं लिखना। हाँ, अगर वो लॉन्ग में ये कह दे कि डिफाइन स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, और उसके बाद वो कहे कि भाई एग्जांपल्स भी डिस्कस करें, और फिर कहे आल्सो राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, 3 कह दे, 5 कह दे, जितनी मर्जी कह दे, ठीक है। फिर आपको ये सारा लॉन्ग लिखना पड़ेगा शुरू से लेके एंड तक। जिस तरह का क्वेश्चन होगा उतना ही बेटे आपने आंसर देना होगा। तो यहां पे अब हम कैरेक्टरिस्टिक दे लेते हैं। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। अभी हमने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 बनाई थी। जब हमने ए के कंपोनेंट ड्रा किए थे और बी के कंपोनेंट ड्रा किए थे, तो हमारे पास इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 आई थी। तो वहीं से देखें, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 थी a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, प्रीवियस स्लाइड पे भी हमने बनाई थी। और इसी तरह हमारे पास इक्वेशन 3 क्या आई थी? b डॉट ए इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। अब इक्वेशन 2 और 3 पे अगर आप गौर करें तो इनकी राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल। देखें, इस साइड पे भी क्या है? ए बी कोस थीटा, इस साइड पे क्या है? ए बी कोस थीटा। तो अगर राइट हैंड साइड इक्वल है दोनों इक्वेशंस की, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। तो फिर मैं कह सकता हूं कि भाई यहां पे a डॉट बी जो है, a डॉट बी जो है वो बेटे बराबर है b डॉट ए के। तो फिर ये तो बन गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब जो डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो इसलिए हम यहां पे लिख देंगे कि स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। क्लियर है जी। और डियर स्टूडेंट्स, याद रहे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को आप इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं, इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इनर इसीलिए इसका नाम होता है कि ये जो दो वेक्टर्स आप लेते हैं ना, इसका जो रिजल्ट आता है डॉट प्रोडक्ट का, वो उसी प्लेन के ऊपर ही लाई करता है, प्लेन के इनसाइड लाई करता है, प्लेन से बाहर नहीं निकलता, आउटसाइड पे लाई नहीं करता इनका रिजल्ट, बल्कि इनसाइड। तो जिसकी वजह से इसका नाम इनर भी है। तो तीसरा नाम भी यहां पे याद रख लेना, अगर लॉन्ग में आ जाए तो फिर बैठे ना रहे, आपको पता हो कि भाई स्केलर प्रोडक्ट को ही इनर प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर है ना, ये तीसरा नाम आ गया इसका। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने तैयार कर लेनी है।
उसके बाद है नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक, कहता है इफ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब अगर दो वेक्टर जो हम कंसीडर करते चले आ रहे हैं ए एंड बी, उनके बिटवीन अगर एंगल 90 डिग्री हो तो फिर उनका प्रोडक्ट क्या होगा। तो बहुत ही आसान कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखें ए डॉट बी इज इक्वल टू, ए डॉट बी किसके इक्वल है बेटे, ए बी कॉस थीटा के इक्वल है। तो अब देखें थीटा कितना है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 है, तो यहां 90 पुट कर दें, तो ए बी कॉस थीटा की जगह आ जाएगा 90। बेटे कॉस 90 कितना होता है, मैंने कहा था ना टेबल याद रखिएगा। तो कॉस 90 कितना होता है बेटे, 0। तो 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। शाबाश, 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आएगा। तो ये आ गया जी ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ये आंसर आ गया। ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या आपके पास। अब आपकी बुक ने ना बाकी जो एंगल पुट करेगी उसकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक बना रखी है, लेकिन उसूलन देखा जाए तो ये कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 में है, आप जितने मर्जी एंगल डिस्कस करना चाहें वो एक ही कैरेक्टरिस्टिक काउंट होगी, लेकिन अगर आप भूल जाए तो फिर आप नंबर बेशक मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब देखें अगली कैरेक्टरिस्टिक है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब दो वेक्टर्स के बिटवीन जब एंगल क्या होगा 0 डिग्री। यहां क्या था 90, मतलब एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये था, इसको कह लें ए, इसको कह लें बी, तो इन दोनों के बीच देखें एंगल क्या है 90। तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई यहां पे, सही है ना, नंबर 2 के अंदर ये पहला पार्ट हो गया। अब जी जब एंगल दो वेक्टर्स के बिटवीन क्या होगा 0 डिग्री, मतलब एक वेक्टर ये है ए और ये है वेक्टर बी, दोनों की डायरेक्शन देखें क्या है सेम, तो ये तो है पैरेलल एक तरह से। तो जब डायरेक्शन सेम हो दोनों वेक्टर्स की तो इनके बिटवीन बेटे एंगल क्या बनता है 0 डिग्री, सही है ना। पैरेलल में एंगल क्या होता है 0 डिग्री। तो जब दो वेक्टर्स के बिटवीन एंगल 0 डिग्री होगा तो फिर इनके प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आएगा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू, देख लेते हैं, ए बी कॉस थीटा। अब बेटे ए बी कॉस, आसान है कैरेक्टरिस्टिक, थीटा की जगह क्या लिखूं 0 डिग्री, तो cos 0 क्या होता है बेटे 1, तो 1 को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, और नहीं 1 को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी ही आएगा बेटे। तो ये आ जाएगा ए डॉट बी का जो रिजल्ट आया है वो आया ए बी, ये रिजल्ट आ गया। तो ये रिजल्ट कैसा है, ये तो है मैक्सिमम, मैक्सिमम रिजल्ट है। अब एमसीक्यू में ये पूछ सकता है कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनके डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, या उसका रिजल्ट क्या होगा, मैक्सिमम, मिनिमम, 0। तो आपने देखा जब दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो उनके डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आता है मैक्सिमम, तो आप मैक्सिमम वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसी तरह से वो पूछ सकते हैं 0 कब आता है रिजल्ट, डॉट दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट 0 कब आता है, उनके बिटवीन एंगल कितना हो तो रिजल्ट 0 आता है। तो वो नीचे एंगल मेंशन किए होंगे 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो आप देख लें ए डॉट बी, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट 0 तब आता है जब दो वेक्टर्स के बीच एंगल कितना हो 90 डिग्री, तो आप 90 वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अब आ जाते हैं जी अगला पार्ट देखते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, जब दो वेक्टर्स के बीच एंगल 180 होगा, मतलब दोनों वेक्टर्स क्या होंगे एंटी पैरेलल, अपोजिट। देखें ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो अब देखें दोनों की डायरेक्शन क्या है बेटे अपोजिट, बी की इस तरफ है और ए की इस तरफ है। तो जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो इन वेक्टर्स के बीच एंगल कितना बनता है बेटे 180 डिग्री। तो अब देखते हैं कि जब दो वेक्टर्स के बिटवीन एंगल 180 हो तो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आता है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, थीटा कितना है 180। बेटे cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1, कैलकुलेटर पे चेक कर ले, अदरवाइज याद रखते जाए जबानी, ठीक है ना। cos 180 की वैल्यू होती है -1। अब -1 को जब आप ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस का ए बी, यानी कि ए बी को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -ab आएगा। तो ये रिजल्ट आ गया जी ए डॉट बी इज इक्वल टू -ab, ये रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट को क्या बोलेंगे वर्डिंग के अंदर, इसको मिनिमम नहीं बोलना, इसको बोलेंगे नेगेटिव मैक्सिमम। क्या बोलेंगे नेगेटिव मैक्सिमम। अब वो कह सकता है कि नेगेटिव मैक्सिमम रिजल्ट कब आता है, तो आप कहेंगे जब दो वेक्टर्स के बिटवीन एंगल कितना हो 180 डिग्री। या वो ये भी कह सकता है कि अगर दो वेक्टर्स के बिटवीन 180 डिग्री एंगल हो तो रिजल्ट किसके इक्वल आता है। आगे ऑप्शन में कह सकता है मैक्सिमम, नेगेटिव मैक्सिमम, मिनिमम, 0। तो आप समझ गए कि भाई 180 जब एंगल होगा दो वेक्टर्स के बीच तो रिजल्ट आता है नेगेटिव ए बी। ए बी का मतलब कोई मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है ना, तो इसका मतलब नेगेटिव में आंसर कुछ ना कुछ आया है, तो इसीलिए इसका मतलब होगा नेगेटिव मैक्सिमम।
सही है ना। इस तरह से ये आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। लॉजिक आगे हमारे पास नंबर 3 पे है सेल्फ प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यू में आती है। सही है ना। तो सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब अपने आप से, एक वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट, वो चाहे वेक्टर ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, जो मर्जी हो। तो देखें ए वेक्टर का ए के साथ ही हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इसको कहते हैं सेल्फ प्रोडक्ट, अपने आप से। तो ये बन जाएगा बेटे ए डॉट ए का मतलब ए कॉज थीटा। सही है। अब देखें जिस तरफ पहला ए होगा उसी तरफ ही तो दूसरा ए होगा ना, यानी कि उसी के ऊपर ही तो दूसरा ए होगा। वो चाहे अलग से नीचे ड्रॉ कर लें, चाहे उसी के ऊपर ड्रॉ कर लें, तो इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन तो सेम ही होगी ना। तो फिर एंगल कितना बनेगा, एंगल बनेगा 0 डिग्री। तो फिर यहां पे पुट कर देते हैं ए कॉज इनटू थीटा कितना बेटे 0 डिग्री। तो कॉज 0 क्या हो जाएगा 1। तो कॉज 0 क्या है 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ए। ठीक है, ये देखें 1 को ए से मल्टीप्लाई तो ए आ जाएगा, ए को ए से तो ये बन गया ए का स्क्वायर। इसका मतलब ए डॉट ए सेल्फ प्रोडक्ट में आंसर क्या आता है, स्क्वायर ऑफ द ए। ठीक है, अगर ए वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आंसर आएगा स्क्वायर ऑफ ए, अगर बी का ले रहे हैं तो स्क्वायर ऑफ बी, अगर कोई वेक्टर सी है तो उसका सेल्फ प्रोडक्ट ले रहे हैं तो रिजल्ट आएगा स्क्वायर ऑफ सी। तो बस आप ये याद रख ले, सेल्फ प्रोडक्ट में जो आंसर आता है वो स्क्वायर ऑफ द वेक्टर आता है, स्क्वायर ऑफ द वेक्टर आता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये सारे एमसीक्यू थे, इनमें से एक जरूर आएगा। ठीक है जी, यहां तक। अब आ जाए जी, वैसे तो आप थोड़ा सा अगर बुक से हट के देखें तो यूनिट डायरेक्शन, जो यूनिट डायरेक्शन आपको पीछे पढ़ा के आए हैं कि एक्स वाई जी प्लेन के अंदर एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट डायरेक्शन होती है वो क्या होती है बेटे आई कैप, जो वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट डायरेक्शन होती है उसे क्या कहते हैं बेटे जे कैप, जो जी एक्सिस के अलोंग यूनिट डायरेक्शन होती है बेटे उसे क्या कहते हैं के कैप। तो इन यूनिट डायरेक्शन के भी एक अलग कैरेक्टरिस्टिक बन सकती है, आई डॉट आई डॉट जे डॉट जे, के डॉट के किसके इक्वल है, ये भी पक्का एमसीक्यू आता है। ठीक है, आपकी बुक में ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं बताई गई, लेकिन आप याद रख ले, फायदा होगा। ठीक है ना। देखें बस ये रट्टा मार ले कि भाई आई डॉट आई, यानी कि जिस तरह से सेल्फ प्रोडक्ट वेक्टर का ले रहे हैं ना, उसी तरह से यहां पे सेल्फ प्रोडक्ट है यूनिट डायरेक्शन का, यूनिट डायरेक्शन का। ये अलग से कैरेक्टरिस्टिक भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आई डॉट आई इज इक्वल टू, ये बन जाएगा बेटे, इसको ना मैं यहां पे कर देता हूं, नीचे कर देता हूं, यहां पे थोड़ी सी जगह तंग है, यहां कर देता हूं। आई यानी कि यूनिट डायरेक्शन, आई डॉट आई ये किसके इक्वल होगा, तो इसको आप लिखेंगे आई का मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेते होते हैं ना हम, मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड, ये मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड ही है, आई का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, ये फार्मूला बन गया। अब बेटे देखें आई का आई के ऊपर, यानी कि पहला आई भी इधर है दूसरा इधर है, तो इसका मतलब एंगल कितना बनेगा भाई, दोनों एक्स के अलोंग है ना, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो एंगल कितना बन जाएगा 0 डिग्री। तो ये आ जाएगा जी आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा की जगह 0, कोस 0 क्या हो जाएगा 1। तो बेटे अब याद रखिएगा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, दिमाग में बिठा लें, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। तो ये यूनिट वेक्टर आई, ये ऊपर मॉड है मैग्नीट्यूड, इसका मतलब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो वो तो होता है 1, तो ये 1 आ गया। इसका भी देखें आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, ये पहले पे से ऑलरेडी 1 आ चुका है, तो 1 1 1 मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 नहीं आएगा। इसका मतलब देखें आई डॉट आई यूनिट वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट लें तो आंसर 1 आता है। तो फिर यहां से रट्टा मार लीजिएगा कि आई डॉट आई ये बराबर होगा 1 के, जे सिमिलरली जे डॉट जे आ जाए उसका भी आंसर इसी तरह से क्या आएगा 1 आएगा, के डॉट के आ जाए उसका आंसर भी क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर। और अगर उलट आ जाए, वैसे ये बुक में नहीं है यूनिट डायरेक्शन, प्रीवियस सिलेबस में थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इसको याद रख लें, ये फायदा देगी, यहां से एमसीक्यू आ सकता है। तो इसी तरह से अगर आ जाए इफ, अगर आई डॉट जे तो फिर वो हो जाएगा 0। ठीक है, फिर आ जाए जे डॉट के तो वो हो जाएगा 0, के डॉट आई तो वो भी होगा 0। बस ये भी आपके एमसीक्यूज हैं और ये भी एमसीक्यूज हैं, ये याद रख लें, बस यूनिट डायरेक्शन में इतना याद रख लें। क्लियर है जी। अब आ जाते हैं अपनी पुरानी बात की तरफ
कि भाई इसके बाद आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक है जो बुक में दी गई है, वो है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कि अब ए डॉट बी लें, यानी कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें, लेकिन इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स उनका रिजल्ट बताना है। तो उसके लिए पहले आपको यहां पे ना ए बी दो वेक्टर्स मेंशन करने पड़ेंगे। तो मैक्सिमम हमारे पास 3 प्लेन होती है, तो 3 प्लेन तक ही हम बात करेंगे। तो ये हमारे पास 3 प्लेन है, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई, वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट डायरेक्शन जे कैप, जी एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट डायरेक्शन क्या होती है, के कैप। अब बेटे इसी को 3 प्लेन को देखते ही हम सपोज करते हैं कि जो वेक्टर ए है वो इस 3 प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, तो उसके फिर कंपोनेंट्स कितने होंगे, 3। जिस वेक्टर को जिस प्लेन में ड्रॉ करते हैं उसके कंपोनेंट भी उतने ही होते हैं, ये बात प्रीवियस लेक्चर में बता के आया हूं, सही है। तो ये जो वेक्टर ए होगा, सपोज करें वो इसी प्लेन के अंदर है, 3 प्लेन के अंदर, तो उसके कंपोनेंट्स, उसके प्रोजेक्शन भी 3 ही होंगे, सही है। एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट, एक वाई के अलॉन्ग और एक जी के अलॉन्ग। तो वो तीनों फिर मैं यहां पे लिख देता हूं जैसे बुक लिख रही है। तो ए इज इक्वल टू ए एक्स आई, मतलब ए का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट जिसकी यूनिट डायरेक्शन क्या होगी, आई कैप। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट डायरेक्शन क्या होती है, आई कैप, तो ये बन गया। उसके बाद प्लस ए का वो कंपोनेंट जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा उसका नाम होगा ए वाई, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट डायरेक्शन क्या होती है, जे कैप, तो ये आ गया जे कैप। प्लस जी एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वेक्टर ए का उसका नाम होगा ए जी, यानी कि जी एक्सिस के अलॉन्ग ए का कंपोनेंट, और जो जी एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, के कैप, तो साथ में आ जाएगा के कैप। इस तरह इस वेक्टर ए के ये 3 कंपोनेंट्स आ गए, और उसके साथ साथ हमने यूनिट डायरेक्शन भी मेंशन कर दी। क्लियर है यहां तक। उसके बाद है वेक्टर बी, ये भी 3 प्लेन में लाई कर रहा होगा, तो इसके भी 3 कंपोनेंट्स होंगे, वो बनेंगे बी एक्स आई, यानी कि बी एक्स का मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बी का कंपोनेंट, वो बन जाएगा बी एक्स। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट डायरेक्शन क्या होती है, आई कैप, तो साथ में लगा दे आई कैप। अब इस बात पूरी का मतलब होगा कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बी का कंपोनेंट, ठीक है। इस तरह प्लस बी वाई जे, यानी कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग बी का कंपोनेंट, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट डायरेक्शन क्या होती है, जे कैप, तो वो साथ में लगा दे। प्लस इस तरह बी जी के कैप आ जाएगा। तो इन दो वेक्टर्स के ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ गए 3 प्लेन में। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये देखें ए डॉट बी इज इक्वल टू, ए वेक्टर है तो ये सारा ए वेक्टर है, तो ये मैंने वेक्टर ए लिख दिया, क्लियर। डॉट है, ये डॉट आ गया। फिर ये वेक्टर बी, ये वेक्टर बी है ये वाला, ये सारा वेक्टर बी यहां लिख दिया, क्लियर। अब डॉट लेते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए याद रख ले निशानी कि आई का आई के साथ लेना है प्रोडक्ट, और जे का जे के साथ लेना है, के का के के साथ लेना है। तो ये देखें फिर, ये है आई, ये भी है आई, सही है। तो आई का आई के साथ लेना है, तो इधर भी आई है, इधर भी आई है। तो ए एक्स बी एक्स, तो ये देखें ए एक्स बी एक्स, ये मल्टीप्लाई हो गया, इधर से भी आई, और ये वाला डॉट, और फिर ये वाला आई। तो ये आई ये रहा, ये वाला डॉट ये रहा, और ये वाला आई ये रहा, यानी कि आई डॉट आई लेना है ना। तो आई इधर रहा, ये डॉट है, ये आई है, तो आई डॉट आई ये अलग कर दें, इधर से बचेगा ए एक्स, इधर से बचेगा बी एक्स, तो ये ए एक्स बी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका आगे देखेंगे। प्लस अब जे की बारी है, ये जे इधर से ये जे, मैं ये और कलर से मेंशन कर देता हूं, ये जे और ये भी जे, तो जे डॉट जे अलग कर दें, और इसके साथ यहां से बचेगा ए वाई, और यहां से आएगा बी वाई, तो ए वाई बी वाई मल्टीप्लाई हो गया। अब प्लस ये प्लस, अब है के डॉट के, ये के ये रहा, और यहां से के ये है, तो के डॉट के अलग आ गया, और उसके साथ क्या है ए जी, इसके साथ क्या है बी जी, तो ए जी बी जी। इस तरह से डॉट प्रोडक्ट लेना है, क्लियर। अब देखें, क्योंकि बुक ने ना डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है, आप डायरेक्ट रिजल्ट नहीं लिखेंगे, नंबर कट जाएंगे, आपने इस तरह से चलना है, डॉट प्रोडक्ट लेके दिखाना है, ठीक है ना। तो अब देखें, ये आई डॉट आई है, आई डॉट आई किसके इक्वल है, ये देखें, पढ़ने का फायदा हो गया ना। आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 होता है, प्रूफ करना हो तो ये देखें, ये प्रूफ हुआ ठहरा है। तो आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी जगह लिखूंगा 1, तो साथ में क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स, तो ए एक्स बी एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स बी एक्स आएगा, तो मैं यहां लिख देता हूं आगे। ये देखें जी, ए डॉट बी इज इक्वल टू, ये आ गया ए एक्स बी एक्स, आई डॉट आई की जगह आ गया 1, क्लियर। प्लस आगे चलते हैं, ए वाई बी वाई, तो यहां लिख लेता हूं ए वाई बी वाई इनटू, बेटे जे डॉट जे किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, तो यहां आ जाएगा 1, ठीक है ना। प्लस आगे देखें, ए जी बी जी, ए जी बी जी, आगे देखें के डॉट के, के डॉट के किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, तो ये आ गया 1,
लो जी, अब 1 को यहां से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यही चीज बचेगी, तो मैं डायरेक्ट यहां लिख देता हूं ए एक्स बी एक्स प्लस इधर से भी ये चीज बचेगी ए वाई बी वाई प्लस इधर से बचेगा ए जी बी जी। लो जी, ये आपके पास आ गया दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये आंसर है। अब देखें बुक में डायरेक्ट यही रिजल्ट दिया गया है, आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, आप इस तरह से करके आएंगे पेपर में। क्लियर? अब यहां से देखें, आगे चलते हैं, क्योंकि बुक ने थीटा निकाला है, तो ए डॉट बी किसके बराबर होता है? ए बी कोस थीटा के। ए डॉट बी ए बी कोस थीटा के बराबर होता है, तो इसकी जगह लिख दें ए बी कोस थीटा। आगे ये वाली सारी चीज एज इट इज, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। क्लियर है बेटा यहां तक? अब हमें यहां से चाहिए कोस थीटा, तो ये कोस थीटा अपनी जगह पे रहने दें, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड भी, राइट हैंड साइड पे जो कुछ है इसको भी अपनी जगह पे रहने दें। ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। और ये देखें ए बी कोस के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो इधर आके ये ए बी क्या हो गया? डिवाइड हो गया। लो जी, ये आपके पास देख लें बुक वाली चीज आ गई है, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी डिवाइड बाई ए बी। ए बी का मतलब ये मैग्नीट्यूड ही है, तो ये आपके पास कॉस थीटा आ गया। यहां से अगर आप सिर्फ थीटा निकालना चाहें तो ये कॉस उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, वो भी आप निकाल सकते हैं। या थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इनटू ये सारी चीज लिख दे, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी डिवाइड बाय ए बी। चाहे आप यहां तक लिखें चाहे यहां तक लिख दें, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। ये थी आपकी बुक के अकॉर्डिंग लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। तो इस तरह से आप पूरा लॉन्ग करके आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है जी, तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, टॉपिक की समझ आ गई होगी। इस तरह से इस टॉपिक को नोट कर लीजिएगा, अपने नोट्स खुद बनाते जाएं साथ साथ। इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।